जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024-25 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अभी एसआई का पेपर दे रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे, और आज के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ पे देखो वो मेरे सभी भाई बहन हैं, एक बार देखेंगे जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मंजू कमेंट कर रहे हैं, पंकज भैया कमेंट कर रहे हैं, पटेल RX हैं, शिल्पी भट्टी हैं, अभिचित्रा हैं, टारगेट विथ पुलिस भाई मेरा तो बिल्कुल। और यहाँ पे अंजलि हैं और ये अर्चना यादव हैं, खुशबू हैं, प्रीति कुमारी हैं, अजरुद्दीन हैं, अजीत भैया हैं, शिवानी कासगंज हैं, और यहाँ पे तुषी चौहान हैं, शबीना है, और रामचंद्र यादव हैं, शिगमा है, क्या है, सिंघम सौरभ हैं, अपना खंडवा चेतन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिवा मोटिवेशन है, और यहाँ पे हेलो डार्लिंग है, नाम देखिए भाई का, क्या नाम है, हेलो डार्लिंग है, तो भैया बिल्कुल हाय। और यहाँ पे देखो सुभाष गौतम हैं, और सिंगम सौरभ हैं, और अपना खंडवा हैं, रवि भैया हैं, अवनीश भैया हैं, और यहाँ पे शिल्पी हैं, सौरभ हैं, और गीता कौर हैं, तो बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं दोस्त, आप लोगों के सपोर्ट से जो है ये परिवार अब 21,000 दोस्तों का हो गया है ना। 21,000 दोस्त हम हो चुके हैं। हमारे जो हम लोगों के जो चैनल का सब्सक्राइबर हैं वो भी 21,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं कल। तो आप सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो सका है ना। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे ये लगता था कि 1,000 सब्सक्राइबर करना बहुत बड़ी बात होती है ना, और वाकई में मेरे लिए थी। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट ने आज ये 1,000 से 21,000 पहुंचा दिया, तो वाकई में सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और चलते हैं अपने क्लास में। और ये आज हमारे देखो करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो भैया ये देखो आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पे आप ध्यान रखना जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा PV सिंधु, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो PV सिंधु आप याद रखेंगे। और अगर यहीं पे महिला की जगह आपसे पुरुष एकल में पूछ लिया जाता तो आप क्या बताते, तो याद रखना लक्ष्य सेन, क्या लक्ष्य सेन, तो ये भी आप याद रखना और नोट कर लेना दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है बुली शब्द किस खेल से संबंधित है। बुली शब्द यहाँ पे पूछा है, देखो खेलों से संबंधित शब्द आपसे जरूर पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, है ना। तो बिल्कुल आप याद रखना भैया, यहाँ पे बुली शब्द जो है वो आपका हॉकी से हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना। और देखो हॉकी से एक और शब्द याद रखना, एक होता है पेनाल्टी किक और एक होता है पेनाल्टी स्ट्रोक। तो किक जो है वो किससे, पैर से मारते हैं, तो याद रखना ये फुटबॉल में होता है पेनाल्टी किक। और जो स्ट्रोक होता है वो बल्ले में होता है, तो याद रखना पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वो भी हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और लॉन टेनिस से याद रखना एक शब्द होता है ड्यूस, क्या होता है, ड्यूस शब्द, तो ये भी याद रखना किससे जुड़ा है, लॉन टेनिस से। कुश्ती से बताओ, कुश्ती से अगर आपको याद हो तो याद रखना डॉग फॉल होता है ना, डॉग फॉल, तो ये भी आपको याद में रखना है। और मुक्केबाजी से याद रखना, कहता है ना कि ऐसा पंच मारा कि फिर क्या हो गया, वो नॉकआउट हो गया, तो बिल्कुल नॉकआउट जो है ये याद रखना मुक्केबाजी से संबंधित है। और क्रिकेट से भी पूछा जाता है, जैसे कि चाइना मैन है, गली शब्द है, गुगली शब्द है, ये सब आपसे क्रिकेट में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था भैया। देखो बताओ इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, जो आप सोच रहे थे वही आपका राइट आंसर भी हो गया। यहाँ पे मिहिर सेन, क्या हो जाएगा, मिहिर सेन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब करा था, तो वो भी याद रखना 1958 में, ठीक है ना। कब करा था, 1958 में, तो ये भी याद रखना। अगर आपसे यहीं पे प्रथम महिला पूछ लिया जाता तो आरती शाह जी थी, प्रथम महिला आरती शाह जी, इन्होंने 1959 में करा था। कब, 1959 में। और इन्होंने मिहिर सिंह ने 1958 में। तो मिहिर सेन और आरती शाह दोनों लोगों को याद रखोगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो यार। और यहाँ पे देखो दिया है बियाना
ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है? देखो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है ना, तो वियना पूछा गया है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे जो आपका जवाब था, मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका जवाब डेन्यूब आएगा ना, ऑप्शन ए है ना, डेन्यूब आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। टेम्स के किनारे तो वो स्थित है कौन? लंदन है ना, कौन? लंदन स्थित है। ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी स्थित है भैया, है ना, गुवाहाटी स्थित है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, नोट कर लो दोस्त। और देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद नहीं हो रहा ना बेटा, तो मैं आपको बिल्कुल एक सही ट्रिक बता रहा हूँ कि आप लिखना स्टार्ट कर दो, जो सुनो उसे लिख लो। अगर लिख लोगे ना तो दोस्त भूलोगे नहीं, और फिर उसे 8 या 10 या 15 दिन में रिवीजन मार दो एक बार। और देखो यहाँ दिया है 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? देखो भैया ये भी आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन है ना। 30 तारीख की बात है, आज से लगभग 2-3 दिन पहले की बात है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी फेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेंगल, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। और देखो अभी दाना आया था, मैंने दाना आपको कई बार बताया था, चक्रवात है ना दाना। ये बताओ किस राज्य के तट पर आया था दाना? ठीक है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने कम से कम आपको 5 से 6 बार बताया है और आप लोगों को पता भी है, ये मुझे उम्मीद है। और देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? बताओ, निम्नलिखित में से मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम जो है वो क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल भाई लोगों, आपका जो आंसर आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए अभय घाट। क्या हो जाएगा? अभय घाट, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नारायण घाट बताओ किसकी समाधि स्थल का नाम है? नारायण घाट। तो याद रखना भैया, गुलजारी लाल नंदा जी, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। एकता स्थल बताओ, एकता स्थल, तो ये एकता स्थल याद रखना ज्ञानी जैल सिंह, है ना, ज्ञानी जैल सिंह जी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। तो बिल्कुल, और राजघाट महात्मा गांधी जी, है ना, तो चैत्रभूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो ऐसे सब आपको याद होने चाहिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? कौन सा भाग है जो राजभाषा से संबंधित है संविधान का? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो संविधान के राजभाषा से अगर संबंधित भाग पूछा जाएगा तो वो आपका भाग हो जाएगा यहाँ पे भाग 17। कौन सा हो जाएगा? भाग 17। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो भैया ये मतलब अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद आपके ये 343 से 351 तक पड़ता है ना। फिर 352 से आपका इमरजेंसी लॉगिन सॉरी इमरजेंसी लागू हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे भाग 18 में, है ना। फिर 17 के बाद 18 आएगा तो मतलब 352 से आपका 360 तक ये आपके राष्ट्रीय आपातकाल। और यहाँ पे देखो जो भाग 20 है, 20 याद रखना, 20 किस लिए है? संविधान संशोधन के लिए। किसके लिए? संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आपका 368 में आता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आपातकाल आ जाएगा भाग 18 में, और राजभाषा भाग 17 में, और जो संशोधन संविधान संशोधन है वो भाग 20 में। तो ये आप यहाँ पे अपने आर्टिकल और भाग याद रखेंगे, और ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखो दिया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बताओ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आएगा राइट आंसर, है ना। क्योंकि जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो है 31। कितनी है? 31 है। और लोकसभा 80 है ना। तो यहाँ पे राज्यसभा पूछी है तो आप याद रखेंगे 31 है भैया। अब यहाँ पे याद रखना जो 9 दिया है ना, ये केरल में है। कहाँ पर? केरल राज्य में। तो ये भी याद रखना। 11 जो दिया है, 11 कौन से राज्य की है? तो याद रखना भैया ये है आंध्र प्रदेश की, है ना। और 19 जो दिया है, 19 कौन से राज्य? तो याद रखना महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महाराष्ट्र के बाद आप बताओ बिहार, बिहार में कितनी है? तो बिहार में याद रखना भैया 16 है। और आपसे अगर लोकसभा पूछा जाएगा तो वो 40 है ना। और यहाँ पे एक पश्चिम बंगाल, उसकी भी 16 है, पश्चिम बंगाल की भी 16 है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, नोट कर लेना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास होता है? निम्नलिखित में से वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या आएगा?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी, है ना, ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर गठन पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में दिया गया है तो किस अनुच्छेद के द्वारा गठन होता है, तो याद रखना भैया 243 का, है ना, तो ऐसे आप याद रखना, या 243 याद रखना, 243 के अकॉर्डिंग गठन होता है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा, बताओ भैया। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहली बार हो रहा है और साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो देखो भैया ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है ना, 2025 में भी अगर पेपर होगा तो ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना भैया ये होगा हमारे अपने प्यारे भारत में, है ना, ऑप्शन ए। जब मैं क्लास पढ़ रहा होता है या पढ़ा रहा होता है अपने दोस्तों के साथ में, तो अगर ऑप्शन में भारत लिखा है तो मेरे दोस्त बिना देखे टिक मार देते हैं कि भैया ने भारत लिखा है तो फिर आंसर यही है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और याद रखना ये कब से कब तक होगा, तो ये 13 से 19 जनवरी 2025 में होगा, है ना, ये भी आप याद रखना। इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी, है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। याद रखना भैया इसमें 16 टीमें भाग लेंगी, कितनी, 16 टीमें इसमें भाग लेंगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। और मेरी राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग ना पेन नहीं है मेरे पास, तो बिल्कुल मैं ये ट्रिक से मतलब जुगाड़ से लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत। और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा कोई दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो अब मैं आज से ना, कल तो मैंने जीडी की रिकॉर्डेड क्लास दे दी जिसमें मैंने आपको लगभग 8 क्वेश्चन वो भी दिए थे जो प्रीवियस मतलब अभी जो पेपर हुआ था 2024 में उसमें पूछे गए थे, ठीक है ना। तो वो मैंने 8 क्वेश्चन दे दिए थे। आज से मैं आपको शाम 9 बजे कोशिश करूंगा लाइव क्लास चलाने की, है ना। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो यार थोड़ा सा एसएससी जीडी की क्लास में आप ही लोग सपोर्ट कर दो यार, और 9 बजे एक बार लाइव आओ, है ना। मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो फिर एसएससी जीडी की क्लास लाइव हो जाएगी शाम 9 बजे से। और देखो यहाँ पे दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल दिया गया है, कौन सा वित्तीय आपातकाल दिया गया है, किस अनुच्छेद में पूछा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि भैया देखो वित्तीय आपातकाल अगर पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 360 में आता है ना। तो वित्तीय आपातकाल तो एक बार भी भारत में अभी तक नहीं लगा है ना, ये भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है। और जो अनुच्छेद 352 में आता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो कि अभी तक 3 बार लगा है ना। और यहाँ पे देखो अनुच्छेद 356 में क्या आता है, तो याद रखना राष्ट्रपति शासन, है ना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग, तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आप उम्मीद कर रहा था कि आपका जो आंसर है, कुछ दोस्त यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, कुछ आयरलैंड कर रहे हैं, लेकिन भैया मैं आपको यहाँ पे बताऊँ आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्रांस। क्या होगा, फ्रांस। देखो याद रखना भैया, ठीक है ना, पेपर में पूछा जा सकता है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री कर लागू नहीं है। देखो पहले कुछ टाइम पहले ऐसा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में हुआ करता था, लेकिन जब से भैया ये जीएसटी आया है तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लगा देंगे अपना राइट आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन मैंने बस इसीलिए दिया था कि हो सकता था कि मैं देखना चाहता था कि कितने दोस्त इसका आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सभी ने आंसर किया, इनमें से कोई नहीं, तो बहुत अच्छे दोस्त, और इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। और यहाँ पे दिया है निम्न में से 8 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है भैया, कौन सा 8 डिग्री चैनल यहाँ पे पूछा गया है कहाँ अवस्थित है। तो 8 डिग्री चैनल अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं मालदीव व मिनिकॉय, है ना। तो मिनिकॉय और मालदीव यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य ये 9 डिग्री चैनल है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य ये 10 डिग्री चैनल है ना। तो ये भी आपको देखो, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव कर लेना और नोट कर लेना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है हाल ही में कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं।
भैया ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं। मैं आपको बताऊं ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है और इसका आंसर जो है वो मैं अभी तक कोशिश कर रहा था कि आप सभी दोस्त बिल्कुल राइट करेंगे और बिल्कुल आप लोगों ने ऑप्शन बी डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को बिल्कुल सही टिक किया है और ये आपके राइट आंसर हो गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ब्रह्मोस एरोस्पेस। देखो पूछा जा सकता है इसलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना, राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी, है ना, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनमें से अगर आपने जवाहरलाल नेहरू जी को टिक किया है तो मैं आपको बता दूं इन्होंने बापू की उपाधि दी थी। कौन सी? बापू की उपाधि दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि दी थी? कुछ लोगों ने इन्हें भी टिक किया था, याद रखना, महात्मा की। किसकी? महात्मा की उपाधि दी थी, तो ये भी याद रखना। और इस चर्चिल ने एक उपाधि दी थी, पता कौन सी? इसने कहा था अधनंगा फकीर। क्या कहा था? अधनंगा फकीर। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी यहाँ पे 2024 में जो है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो ये देखो, ये 17वां क्वेश्चन है। मैं मात्र 1 मिनट के लिए रुकूंगा और इतना कहूँगा, हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जो भी मेरे दोस्त अभी मुझे सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, उन सभी को इस बार 100% सफलता मिलेगी। और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। आप लोगों का कल की क्लास को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, तो आप लोग एक बार फिर से उसी प्रकार से लाइक वाला बटन और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। और थोड़ा जैसे कल आपने क्लास को शेयर किया था, आज प्लीज़ मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्लास को भी अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है ना। और देखो, मैं एक लाइन यहाँ पे आपको सुना देता हूँ, फिर इसका जवाब बता देता हूँ। सफलता है वो आप तक नहीं आएगी, आपको स्वयं उस तक जाना होता है। तो बिल्कुल दोस्त, उसके लिए आपको एक रास्ता होता है मेहनत का, है ना, स्ट्रगल का। इसे अपनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल तक, सफलता तक पहुंच पाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे प्रश्न का जवाब है वो याद रखना है 3682, मतलब कि यहाँ पे 3682 आपका ऑप्शन डी 3682 है। अगर किसी दोस्त ने यहाँ पे 2967 को टिक किया हो तो मैं आपको बता दूं ये भी आपका जवाब सही था। 2967 जो था वो सही था, लेकिन ये 2018 में थी, है ना। 2024 पूछा, यहाँ पे याद रखना 3682। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य में जो बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे भैया सबसे ज़्यादा जंगल भी तो पाए जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा जंगल भी यहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा जंगली बाघ भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। और ये लगभग 18 राज्यों में पाए जाते हैं बाघ जो हैं वो 18 राज्यों में पाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस याद रखना कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? बताओ भैया, निम्नलिखित में से भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो बोस्टन किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल इसका आंसर तो बहुत इजी है ना। यहाँ पे कर दिया होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भैया किसे कहते हैं? ये कहते हैं अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। तो ये बिल्कुल दोस्त यहाँ पे आपका जवाब सही अहमदाबाद होगा। और मुंबई को देखो भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, है ना, ये भी आपको याद रखना। और दूसरा याद रखना, सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। कानपुर को क्या कहते हैं? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, है ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? तो कोयम्बटूर को बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और बताओ भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो अभी मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर कर ले जाओगे। देखो यहाँ दिया है हरिप्रसाद चौरसिया एक हैं। भैया हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जो आंसर है वो बांसुरी वादक आएगा, और आपने बिल्कुल ऑप्शन ए बांसुरी वादक को ही टिक किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब बांसुरी वादक हो जाएगा। अगर आपने शहनाई को टिक किया तो शहनाई से संबंधित याद रखना वो हैं कौन? बिस्मिल्लाह खां, है ना, बिस्मिल्लाह खां। तो ये याद रखना। सरोद वादक कौन है? ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो सरोद वादक थे अजमत अली खां। कौन?
अजमत अली खां, तो ये भी याद रखना। संतूर वादक तो शिव कुमार शर्मा है ना, शिव कुमार शर्मा, कई बार हम लोगों ने ये सब पढ़े हैं, तो याद रखना शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। और यहाँ पे सही जवाब आपका बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया एक हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है आईसीसी की सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला है। तो भैया देखो करंट से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे आपको बताना है कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जय शाह जी, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जय शाह जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे देखो दोस्त दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार, अभी 2011 की हुई है तो 2011 से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है ना। ये जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है, मतलब 21 में होना था लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप बताओ कि 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा 17.5%, ऑप्शन डी, है ना। क्या हो जाएगा 17.5%, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से रणजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। रंजीत सागर या रणजीत सागर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी रणजीत सागर और रंजीत सागर आपको दोनों नाम लिखे हुए मिलेंगे। तो रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना भैया ये है रावी नदी पर। कौन सी नदी, रावी नदी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और इसी को आप थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, मैंने थीन बांध आपसे पूछा था ना, कल ही बताया था थीन बांध, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ, पंजाब में पड़ता है। तो ये भी आप पंजाब राज्य को भी याद रखेंगे, जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है ना, 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो ये याद रखना। नर्मदा नदी पर आपका वो है सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध गुजरात, है ना। चंबल नदी पर बताओ, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर परियोजना है जो कि राणा सागर परियोजना है जो कि राजस्थान में पड़ती है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ बेटा दिया है सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। बताओ सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। तो भैया ये यहाँ पे आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। और जिसे आप क्या बोलते हो, जीडीपी बोलते हो ना। वैसे अगर कहीं बहस करोगे तो बैठ के कहोगे कि भारत की आज जीडीपी क्या है, तो बिल्कुल याद रखना भारत की जो आज जीडीपी है वो 5वें नंबर पे। और मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी ये आने वाले 25-26 में ये लगभग तीसरे स्थान पे आ जाएगा, है ना। तो ये भी आप याद रखना। और अभी जो राइट है वो हमारा जवाब 5वां स्थान हो जाएगा, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना बेटा जो लखनऊ है वो ऑप्शन सी गोमती नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे गोमती नदी हो जाएगा। सरयू के किनारे आपका अयोध्या स्थित है, गंगा के किनारे आपका हरिद्वार, वाराणसी, ये सब याद रखना। मूसी के किनारे हैदराबाद आपका स्थित है ना। और ताप्ती के किनारे, ताप्ती के किनारे कौन सी स्थित है, तो याद रखना भैया सूरत स्थित है। कौन सा, सूरत स्थित है ताप्ती नदी के किनारे, तो ये भी याद रखना। और मांडोवी, देखो मांडोवी के किनारे आप याद रखना, आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा, है ना। मांडोवी के जो गोवा है वो मांडोवी के किनारे स्थित है। और कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम है ना। कावेरी नदी के किनारे जो है वो आपका श्रीरंगपट्टनम है, तो ये भी आप याद रखना। और हुगली नदी के किनारे बताओ, हुगली नदी के किनारे आपका हो जाएगा कोलकाता, ठीक है ना। क्या, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे। तो यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आप नोट कर लेंगे। अगर समझ ना आया हो क्लास को एक बार बैक कर लिया करो, फिर देख लिया करो, बिल्कुल दोस्त। और चलते हैं अपने अगले। देखो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो भैया बताओ यहाँ पे जो आपका 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो बिल्कुल ये देखो आपका करंट से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना वो है टॉक्सिक, 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 ऑप्शन ए, है ना, टॉक्सिक। तो बिल्कुल याद रखना टॉक्सिक, ठीक है ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है निम्न में से जट जाटिन
किस राज्य का लोक नृत्य है? जट जाटिन जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जट जाटिन यहाँ पे याद रखना दोस्त, ये तो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होने चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्या होगा दोस्त? इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भैया ये है बिहार का, कहाँ का? बिहार का, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे असम से याद रखना सत्रिया नृत्य, है ना, सत्रिया। और राजस्थान से याद क्या रखोगे? राजस्थान से याद रखना आपका वो हो जाएगा घूमर, है ना, घूमर। तो घूमर याद रखना। और गुजरात से आपका क्या हो जाएगा? तो गुजरात से आपका एक तो डांडिया हो जाएगा, दूसरा गरबा हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और तमाशा बताओ, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तमाशा, तमाशा याद रखना भैया महाराष्ट्र का है। और नौटंकी कहाँ का है? तो नौटंकी भैया उत्तर प्रदेश का है ना। तो ये भी सब आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, नोट कर लो मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, निम्न में से अहमदाबाद के संस्थापक कौन था? अहमदाबाद का संस्थापक यहाँ पे पूछा गया है, कौन था? तो एक क्या बताएंगे यहाँ पे? तो बिल्कुल दोस्त याद रखना, वो था अहमद शाह प्रथम। कौन था? अहमद शाह प्रथम यहाँ पे आपका राइट आंसर अहमदाबाद का संस्थापक था। तो ये आप याद रखना। और देखो यहाँ पे याद रखना भैया, जो श्री गुरु अमरदास जी हैं, इन्होंने अमृत शहर की स्थापना करी थी। किसकी? अमृत शहर की। तो ये भी आप याद रखें, अमृतसर। तो ये भी याद रखना। बिंबिसार ने बताओ, तो बिंबिसार ने भैया राजगृह की करी थी, है ना, राजगृह। और बताओ उदयन ने किसकी स्थापना करी थी? उदयन। तो उदयन का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्न में से गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? देखो, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो किसके गुरु थे? महात्मा गांधी जी के, है ना। महात्मा गांधी जी के कौन गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो वो याद रखना, महादेव गोविंद रानाडे जी, है ना, MG रानाडे बोल देते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पे याद रखना महादेव गोविंद रानाडे जी। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो जो अरस्तु हैं ये सिकंदर के गुरु थे, है ना। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो वो थे प्लूटो, है ना। कौन थे? प्लूटो। ये अरस्तु के गुरु थे, सिकंदर के अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि PDF के लिए ना आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक अगर किसी ने टेलीग्राम के लिए बोला होगा तो मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में दे दिया होगा। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको रिप्लाई में दे दूंगा, ठीक है ना। आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम से आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलेंगी और ज्वाइन करने का भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम फ्री। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये हैदराबाद मतलब तेलंगाना यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तेलंगाना क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना। और दूसरा मैं बता दूं, जो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दे रखा है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक जॉइंट वो पड़ती है झील, कौन सी? पुलिकट, है ना, पुलिकट। देखो याद आ गया, पुलिकट। तो पुलिकट याद रखना, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, इसका हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है 84%। और इसका किसका? पुलिकट झील का। और तमिलनाडु में पड़ता है 16%, ठीक है ना। तो ये भी देखो हो सकता है याद रखना। और देखो एक आपसे लोकटक झील पूछ ली जाती है, जो कि कहाँ पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है ना। एक आपसे सांवर झील पूछ ली जाती है, कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है ना। आपसे बुलर झील और डल झील पूछ ली जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। और देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं, दोस्त कहते हैं ना कि सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। सफलता का जो चिराग है वो कठिन परिश्रम से ही जलता है। और दूसरा याद रखना, मैंने कई बार कहा है कि इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है, ठीक है ना। सही समय कभी नहीं आता है। जो आपका आज समय है, इसे आप चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। तो इसीलिए समय के इंतज़ार में मत बैठो दोस्त, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले जितना छोड़ दिया करते हैं, किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना मिला करता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त। और यहाँ पे दिया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो भैया यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेमंत सोरेन जी। क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन जी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो कौन है? तो वो भी आप याद रखना, संतोष गंगवार हैं। कौन है? संतोष गंगवार। तो ये भी आपको
ध्यान में रखना है दोस्त। तो बिल्कुल इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है हाल ही में दिए गए IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो बिल्कुल दोस्त ये देखो आपका करंट से संबंधित प्रश्न है ना। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रानी मुखर्जी। क्या हो जाएगा, रानी मुखर्जी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है निम्न में से ऑपरेशन अमानत संबंधित है। ऑपरेशन अमानत जो है वो किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, है ना, कि भैया ये भारतीय रेल से संबंधित है। अमानत मतलब कि आपका फ़ोन है, आपका पर्स है, आपका और बैग वगैरह हैं, ये सब ट्रेन में छूट जाते हैं। फिर ये क्या होता है, RPF द्वारा, है ना, RPF द्वारा इससे ट्रैकिंग करके जिसका होता है उस तक पहुंचाया जाता है। तो ये आप याद रखना। और एक ऑपरेशन आहट था, क्या था, आहट, है ना, ऑपरेशन आहट। तो ऑपरेशन आहट भी याद रखना, ये भी RPF द्वारा चलाया गया है। और ये क्या है, ये मानव तस्करी को रोकने के लिए, है ना, ट्रेन के जरिए मानव तस्करी जो होती है उसे रोकने के लिए ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन अमानत जो है वो यात्रियों का खोया हुआ सामान उन तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कब की थी, बताओ। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कब की थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल याद रखना भैया, ये 1 मई 1897 को हुआ था। 1 मई 1897, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो शिकागो में विश्व धर्म पार्लियामेंट संसद जो हुआ था उसमें कब भाग लिया था, वो कब हुआ था, तो याद रखना वो हुआ था 1893 में। कब हुआ था, 1893 में। तो ये भी आप स्वामी विवेकानंद जी से याद रखेंगे, ठीक है ना। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये कब हुआ था, ये याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। अब इसके समय वायसराय कौन था, तो आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना भैया, वो था चैम्सफोर्ड। कौन था, चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। और ये घटना होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, है ना। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटाई थी। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं, बताओ भैया। ये भी देखो आपके करंट से संबंधित है। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया। याद रखना 2750 करोड़ रुपए। कितना, 2750 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना दोस्त करंट का क्वेश्चन। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष निम्न में से क्या है। देखो लघु विभाजक वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और आपसे महाविभाजक वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो लघु विभाजक वर्ष जो है वो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1951। क्या होगा, 1951। और स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना है वो भी 1951 है, ठीक है ना। और जनसंख्या इसमें पता क्या, इसे लघु विभाजक वर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो पहले थी 1.33, है ना। और ये जो 1951 में जनगणना हुई थी उसमें ये इतने से घटकर कितनी रह गई थी, 1.25, है ना, प्रतिशत। तो ऐसे आप याद रखें, पहले कितना था 1.33%, और फिर ये रह गई थी 1.25%। इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष माना गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और जो महाविभाजक वर्ष था वो था 1921, जिसमें जनसंख्या बढ़ी थी, है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे, वो थी 1921 थी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बताओ सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। आप कुछ दोस्त यहाँ पे जैसे ही देखेंगे टिक करेंगे गंगा को, कुछ दोस्त ब्रह्मपुत्र को। दोस्त इनमें से दोनों में से कोई जवाब सही नहीं, क्योंकि सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है यमुना, और ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की। किसकी, गंगा की। यमुना की जो लंबाई है ना वो कितनी है बताओ, पता है, नहीं, नोट करो, 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर कितनी है, 1376 किलोमीटर। और गंगा की 2525 किलोमीटर, है ना, 2525
किलोमीटर, ये तो बहुत पहले ही बताई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, दक्षिण भारत की जो लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, वो गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। तो याद रखना ये भैया दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। और देखो ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र से आपको क्या याद रखना है, तो ब्रह्मपुत्र से आपको याद रखना है कि सॉरी, सबसे चौड़ी अगर नदी पूछी जाएगी तो वो कौन सी है, वो आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और सबसे बड़ी अगर आपसे झील पूछ ली जाएगी तो आप क्या बताओगे, सबसे बड़ी झील अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो वो है ताज़े पानी की बुलर झील, जो कि कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था, बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था। इनकी समाधि स्थल का नाम चैत्र भूमि है ना, चैत्य भूमि है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और कहाँ, मुंबई में स्थापित है ना। और यहाँ पे बताओ भैया कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो 31 मार्च 1990 हो जाएगा। 31 मार्च 1990 में दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो प्रथम भारत रत्न था वो दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में। और जो भारत रत्न है उसकी शुरुआत भी 1954 में हुई थी, तो ये भी आप याद रखना। और 1966 में सबसे जो मरणोपरांत सबसे पहली बार जो दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। किसे, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2001 में उन्हें दिया गया था लता मंगेशकर जी को, है ना, लता मंगेशकर जी को दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को में मान्यता प्रदान की गई थी, भैया कब की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका जो राइट आंसर है, देखो हिंदी दिवस कब मनाते हो, यहाँ पे आपका राइट आंसर वही हो जाएगा क्या, 14 सितंबर 1949। तो ऑप्शन बी यहाँ पे लगाएंगे, है ना, 14 सितंबर 1949 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो वो भी याद रखना 343 में, है ना, कौन सा, 343 आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद जो है वो भी याद रखोगे। और देखो यहाँ पे जो 1939 है, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, है ना, तो ये भी याद रखना। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो भैया यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो कई दोस्तों ने इसका राइट आंसर कर भी दिया है भैया, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी यहाँ पे भैया राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे न्यूनतम पूछ लिया जाता तो आप क्या करते, तो सिक्किम को टिक करते। सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र, न्यूनतम लंबाई सिक्किम, है ना। और देखो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है सड़कों का वो है कौन सा, गोवा में, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है, मतलब हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना भैया काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ये किया गया है, तो आप याद रखेंगे भैया यहाँ पे असम जो है आपका सही जवाब, काजीरंगा नेशनल पार्क असम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये पता कौन सा था, ये 12वां था, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट था, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, बताओ। दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति है जो मनाती है, तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका आंसर आएगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो कहते हैं ना कि कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्त, और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि दोस्त आप अपने घर की परिस्थिति बदलने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है ना, इस दुनिया में आए हो, और इसलिए आपका जो जीवन है वो सरल नहीं हो सकता है, जो आपका जीवन है वो सरल नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्त स्ट्रगल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो हमारे प्रश्न का जवाब है वो भी याद रखना, थारू हो जाएगा ऑप्शन बी। और थारू जनजाति जो निवास करती है कौन कौन से राज्य में करती है, तो वो भी याद रखना भैया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा, है ना, यूके उत्तराखंड हो जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ कहते हैं कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे याद रखना आपका राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तमिलनाडु यहाँ पे आपका राइट आंसर
हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो दिया है सर्वाधिक नागरीकृत महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। तो नागरीकृत महाद्वीप भैया इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप, क्योंकि भैया इसमें अकेले 46 देश हैं। कितने? 46 मतलब 46 देश हैं यूरोप में। तो भैया सबसे ज़्यादा नागरीकृत महाद्वीप यही आपका हो जाएगा। और ऐसे प्रिया द्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या? प्रिया द्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। वो इसलिए कि ये 3 तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और बिल्कुल दोस्तों और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है निम्न में से नदियों का देश किसे कहा जाता है। बताओ भैया निम्न में से नदियों का जो देश है वो किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि नदियों का जो देश है वो कहा जाता है बांग्लादेश को। किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश को कहा जाता है क्यों? क्योंकि याद रखना भैया इसमें पता है आपको 700 नदियाँ बहती हैं। बांग्लादेश में 700 नदियाँ बहती हैं, जिसमें से 57 अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। ठीक है ना? का 57 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्त। और बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। बताओ भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर है वो आ गया होगा 1926, है ना। 1926 यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो आपको मैं बताऊँ, एक आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी। देखो प्रश्न आ सकता है भारतीय हॉकी संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो याद रखना 1925 में हुई थी। 1922 में जो असहयोग आंदोलन है उसे गांधी जी ने रोक दिया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ कि हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ था। जो हॉकी खेल है वो ओलंपिक में कब शामिल हुआ था। तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है। तो बताओ भैया भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप जो है वो किस देश से लिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका जो जवाब है वो ब्रिटेन ऑप्शन सी आएगा। और आपका बिल्कुल ब्रिटेन यहाँ पे राइट आंसर आ भी गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। डू और डाई। या और वाकई में हमारे जीवन पे भी ये लागू होता है कि कहते हैं ना कि दोस्त जब हार माननी थी, बीच में छोड़ना था, तो शुरू क्यों किया था, है ना। कोई भी काम हो ना, अगर आपको कभी लगे कि अब पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, छोड़ देनी चाहिए, या पेपर में उससे पास नहीं हो रहे, छोड़ देने चाहिए, तो एक बार ये सोचना कि इसे शुरू क्यों किया था, है ना। जो अब समय बर्बाद हो गया, आप वापस जाओगे तो उतना ही समय और बर्बाद करोगे। इससे बेहतर यही है कि उसका आधा भी समय लगा दोगे ना, तो सफलता आपके कदम चूमेगी 100%। इसलिए वापस जाने का कभी विचार मत करना। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, है ना। एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और जो व्यक्ति मन से हार जाता है वही हारता है। जो रणभूमि में हारता है वो कभी हारता नहीं है ना। बस मन से नहीं हारना चाहिए, दोबारा तैयारी करो और हमला करो, जीतोगे यार, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे बताओ करो या मरो का नारा कब दिया था। तो याद रखना इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। और ये याद रखना ये किस टाइम दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलता है इसके साथ अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है अकबर का स्वराज्य मंत्री कौन था। भैया अकबर का जो स्वराज्य मंत्री था वो कौन था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना भैया वो ऑप्शन सी डोडरमल हो जाएगा। कौन था? डोडरमल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है हाथी गुम्फा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था। बताओ भैया हाथी गुम्फा जो है वो किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे आप नोट कर लेना भैया, वो उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।